हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम कुमार ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉर्मलिटी की बात करने वाले हैं, नॉर्मलता की बात करने वाले हैं, जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस है, जो बोर्ड है आपका, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड के हो या एज वेल एज बिहार बोर्ड के ही क्यों ना हो, ये टॉपिक जो है, ये जो सानता पद है, ऑलमोस्ट सबके सिलेबस में सेम होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस सानता पद की, जिसका नाम है नॉर्मलिटी। इसे हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मलिटी को हिंदी में नॉर्मलता कहा जाता है और इसे कैपिटल एन द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ये जो टॉपिक है हमारा नॉर्मलिटी है और नॉर्मलिटी की हम बात करेंगे। आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं। प्रति लीटर विलयन, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्यांकों, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता में व्यक्त किया जाता है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मलिटी की, नॉर्मलता की, जो कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को कहा जाता है। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर विलयन में ग्राम समतुल्यांकों की जो संख्या होती है, वही ग्राम समतुल्यांकों की संख्या जो कहलाती है नॉर्मलता कहलाती है। लेकिन अगर आपको इस परिभाषा में जैसे ही थोड़ा बहुत समस्याएं आती हैं, आप डायरेक्ट इसकी परिभाषा को सेकंड डेफिनेशन देखिए। 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता कहा जाता है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर विलयन हमारे पास 1 लीटर है, उस विलयन में जो विलेय है उसकी ग्राम समतुल्यांकों की संख्या एवं विलयन के आयतन का जो अनुपात निकालेंगे वो हमारा नॉर्मलता कहलाएगा। तो आइए हम लोग नॉर्मलता के फॉर्मूले को देखते हैं। नॉर्मलता का जो सूत्र होता है उसके सूत्र की हम बात करते हैं। नॉर्मलता का सूत्र, बच्चों ध्यान रखें आप, यदि आपको ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है या जैसे जो यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं, अगर ये विजिबल नहीं है तो आप यहाँ पे अपने वीडियो को 360 पे ले जा करके देखेंगे। जो वीडियो क्वालिटी होगी वहाँ 360 या 720 पर ले जाकर देखेंगे, ये जो है आपको क्लियर दिखाई देगा। ऐसी अगर समस्याएं आपके साथ हो रही है, अगर आ रही हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए नॉर्मलता जो देखते हैं, नॉर्मलता होता है ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा में, ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन इन लीटर। ये हमारा सूत्र है नॉर्मलता का, जो ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन प्रति लीटर, मतलब लीटर में होना चाहिए। बच्चों, अब सवाल है कि ठीक है, नॉर्मलता का तो हमने देख लिया है, नॉर्मलता का परिभाषा प्रति लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता में व्यक्त किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि अगर प्रति लीटर, प्रति का मतलब होता है 1, इसका अर्थ हुआ कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्यांकों की जो संख्या है वही नॉर्मलता कहलाती है। तो ग्राम समतुल्यांकों की संख्या क्या है? वो ग्राम समतुल्यांकों की संख्या जो होती है वो विलेय की ग्राम समतुल्यांकों की संख्या होती है।
तो आइए हम लोग ग्राम समतुल्यांक निकालने चलते हैं। यानी ग्राम समतुल्यांक कैसे निकलेगा बच्चों, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा डेटा दिया गया है जिससे हम लोग ग्राम समतुल्यांक निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो ग्राम समतुल्यांक होता है उसको लिखने का, ग्राम समतुल्यांक फाइंड करने का वो सूत्र होता है ग्राम समतुल्यांक बराबर ग्राम में भार बटाता तुल्यांकी भार। बच्चों ध्यान से देखो, जो ग्राम समतुल्यांक है इसको कैसे निकाला जाता है, तो ग्राम समतुल्यांक आपका ग्राम में भार बटा में तुल्यांकी भार, इस फॉर्मूले पर हम लोग को निकलता है। तो ये ग्राम में भार क्या है और तुल्यांकी भार क्या है। बच्चों जो ग्राम में भार है वो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, और तुल्यांकी भार जो होता है वो आणविक द्रव्यमान और संयोजकता के अनुपात से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब देखो, नॉर्मलता जो निकालना है, नॉर्मलता में अच्छे से आपको पेशेंस रखनी होगी, निकालनी होगी। ये निकालना बहुत आसान है, उनके लिए जो पेशेंस रख के स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और उनके लिए ये ट्रिक है जो बस भगा स्किप करके वीडियो को देखते हैं। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम बने रहें और अच्छे से नॉर्मलता अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बच्चों देखिए यहाँ पे नॉर्मलता ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बनाने विलयन का आयतन, ये विलयन के आयतन क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको चाहिए ग्राम समतुल्यांक। ग्राम समतुल्यांक कैसे निकलेगा, तो ग्राम समतुल्यांक ग्राम में भार बटा का तुल्यांकी भार। ये ग्राम में भार जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें निकालनी है तुल्यांकी भार। इसका मतलब हमें आज जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, अब वो फॉर्मूला लगाने वाले हैं किसके लिए, तो तुल्यांकी भार के लिए लगाने वाले हैं। और जो आपका तुल्यांकी भार होता है, तो तुल्यांकी भार होता है आणविक द्रव्यमान बटा का संयोजकता, आणविक द्रव्यमान बटा का संयोजकता। तो बच्चों हम लोग आइए बात करते हैं कि ये आणविक द्रव्यमान किसका लेंगे। तो जो हमें विलेय या विलायक जो दिया होगा वो कोई ना कोई यौगिक होगा, और उस यौगिक के आणविक द्रव्यमान और उस यौगिक की जो संयोजकता है वो लेंगे, हम दोनों का अनुपात निकालेंगे, तुल्यांकी भार प्राप्त होगा। और जब तुल्यांकी भार प्राप्त होगा तो वहां से हम लोग ग्राम में भार तुल्यांकी भार का अनुपात निकालेंगे, तो ग्राम समतुल्यांक प्राप्त करेंगे। और जब ग्राम समतुल्यांक प्राप्त हो जाएगा तो नॉर्मलता के लिए उसी ग्राम समतुल्यांक और विलयन के आयतन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो हमें नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आइए अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ संयोजकता है, ये संयोजकता कैसे निकाली जाएगी। बहुत देखो, ये संयोजकता जो है अम्ल के लिए, अम्ल का नाम सुने हैं, इसे लोग कहते हैं एसिड। अम्ल के लिए जो निकलती है वो अम्ल के लिए होती है बेसिसिटी। अम्ल के लिए क्या निकाला जाता है, बेसिसिटी। मतलब कि अम्ल के लिए जो है वो क्षारीयता ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, क्षारीयता। और जब क्षार होता है बच्चों, जो क्षार होता है इसे हम लोग कहते हैं बेस। बेस की जो प्राप्त की जाती है वो एसिडिटी होती है, जिसे हिंदी में हम लोग अम्लीयता कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर अम्ल है तो क्षारीयता ज्ञात करेंगे, अगर क्षार है तो अम्लीयता ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि जब हमारे पास क्षार दिया है तो उसका अम्लीयता देखेंगे, और जब अम्ल दिया है तो उसका क्षारीयता देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, मान लो कि ये HCl क्या है, HCl। तो HCl क्या है, एक अम्ल है। चलिए इसके पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये जो क्षारीयता देखना है, क्षारीयता, ये क्षारीयता कैसे निकलेगा, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये क्षारीयता प्राप्त किया जाए। तो क्षारीयता प्राप्त करने के लिए आपको अम्ल से हाइड्रोजन आयन के विस्थापन की कुल संख्या देख लो। जैसे अम्ल से हाइड्रोजन आयन के विस्थापन की कुल संख्या, अम्ल से H+ आयन के विस्थापन
की कुल संख्या क्षारीयता कहलाती है। बच्चों यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि जो अम्ल है, अगर अम्ल से H+ विस्थापित होता है तो उसके विस्थापन की कुल जो संख्या, कितने H+ विस्थापित हो रहे हैं, उसकी कुल संख्या, उसकी क्षारीयता होगी। फॉर एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 HCl। बच्चों HCl को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, H+, Cl-, राइट, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे H+ जो है कितना है, कितना H+ आयनीकृत हुआ, आयन में कितने H+ थे, तो सिर्फ और सिर्फ एक। इसलिए इसकी जो क्षारीयता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बोलो जी 1। इसका मतलब जो इसकी क्षारीयता है वही क्षारीयता यहाँ पर संयोजकता कहलाएगी, वही क्षारीयता यहाँ पर क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। फॉर एग्जांपल बच्चों ये दूसरा एग्जांपल जो आप जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वही सल्फ्यूरिक अम्ल आपका पुराना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2H+, SO4-2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन आयन हैं जो विस्थापित हो रहे हैं, कितने हाइड्रोजन आयन जो विस्थापित हो रहे हैं बाबू, 2 हाइड्रोजन आयन जो विस्थापित हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ जो है H2SO4 की जो क्षारीयता है हमारे पास कितनी है भाई, खुद ही बोलो ना, खुद ही बोलो कितनी, 2। वेरी गुड, 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन जो है विस्थापित हो रहे हैं। और जब ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ बोलते एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लेते हैं CH3COOH। कोई इसका नाम बताएगा क्या, बोलिए। देखिए बिल्कुल ये जो वही है, ये वही है जो हम लोग पहले से जानते हैं, ये वो है जिसे हम पहले से जानते हैं। वो कौन है, एसिटिक अम्ल है जो आयनीकृत होता है H+ CH3COO- बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे इस एसिटिक अम्ल का जो क्षारीयता, अगर हम लोग बात करते हैं, क्षारीयता निकालने की बात होती है, पता करने की बात है, तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापित H+ आयन की संख्या है वो कितनी है, तो 1 है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, तो बच्चों दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जिसमें 100% आयोनाइजेशन होता है। इसका मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन आयन का विस्थापन 100% होता है, मतलब 100% पूरा का पूरा। अगर उसमें 1 हाइड्रोजन है तो वो टोटल विस्थापित हो जाएगा, अगर 2 है तो दोनों हो जाएगा, 3 है तो तीनों हो जाएगा। अगर मतलब जितना है अगर सभी हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं तो वह अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। वह अम्ल क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्षार, तो सॉरी क्षार नहीं, अम्ल की बात करते हैं। प्रबल अम्ल तो सबको क्लियर हुआ, दुर्बल अम्ल की बात करते हैं हम। तो दुर्बल अम्ल जो होते हैं वैसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या तो बहुत अधिक होती है लेकिन उनका 100% आयनीकरण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ देखिए एसिडिक अम्ल में 3 हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4। 3 और 1 4 हाइड्रोजन को होते हुए हाइड्रोजन विस्थापित कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 हुआ है। इसका मतलब ये क्लियर है, ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो H+ आयन है, इन H+ आयन का विस्थापन 100% नहीं हुआ। 4 थे, अगर 100% होता तो क्या होता, चारों का विस्थापन होता, लेकिन जब 4 हैं लेकिन विस्थापन 1 का हुआ। इसका मतलब ये फर्क साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है वह कैसा अम्ल है, दुर्बल,
और ये दोनों ऊपर वाले कैसे अम्ल हैं, तो प्रबल अम्ल है। ठीक इसी प्रकार से हम क्षार की बात करने जा रहे हैं। बस आप यहाँ देखते रहें और अंत तक बने रहें, जिससे कि आपके हर एक कंफ्यूजन, हर एक मन में जो डाउट चल रहा है उसको मैं क्लियर करा सकूं। चलो बच्चों देखते हैं, यहाँ पे हम लिए हैं क्षारीयता। इसका मतलब ये किसके लिए था, अम्ल के लिए था बच्चों। जो क्षारीयता लिए हम वो किसके लिए, अम्ल के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो हम अब लेने वाले हैं अम्लीयता। अम्लीयता का मतलब कि ये हम किसके लिए लेने वाले हैं जी, अम्लीयता। अम्लीयता जो हम लेने वाले हैं वो किसके लिए, वही अपना पुराना दोस्त जो क्षार है आपका, उसी क्षार के लिए हम लोग लेने वाले हैं ये क्षार है। अब देखिए अम्लीयता, अम्लीयता को कैसे परिभाषित करें, तो यहाँ पे लिखे हैं अम्ल से, क्योंकि अम्ल के लिए क्षारीयता होता है। यहाँ पे क्या है, अम्लीयता। अम्लीयता का मतलब किससे संबंध है, क्षार से। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे क्षार से OH माइनस आयन, क्षार से OH माइनस आयन के विस्थापन की कुल संख्या, विस्थापन की कुल संख्या अम्लीयता कहलाती है। अम्लीयता कहलाती है। जैसे ही आप अम्लीयता कहते हैं तो आपके पास तुरंत एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH। NaOH क्या है भाई, एक क्षार है और इस क्षार में कितने OH उपस्थित हैं, कितने, एक ही OH उपस्थित है। इसलिए इस क्षार की जो क्षारीयता है बच्चों कितनी होगी, बोलो 1 होगी। सेम उसी प्रकार जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें जो क्षारीयता होगी वो कितनी होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कितनी होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करते हैं। AlOH का होल थ्राइस, इसकी क्षारीयता कितनी होगी, ये भी आप उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। राइट, अब यहाँ के बाद हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। ये संयोजकता तो अम्ल और क्षार के पद में हम सीखे। अम्ल क्षार के बाद अब हम लोगों को जानना है, अम्ल क्षार के बाद लवण की बात करते हैं। तो लवण में हम लोग देखते हैं जो धात्विक परमाणु होता है उसी की संयोजकता क्या होती है, उसी की संयोजकता जो होती है वही से हम लोग ज्ञात करते हैं, संयोजकता कहलाती है। अब बात करते हैं लवण। अब जो लवण होता है, लवण में क्या होता है, तो एक तो आपका कोई ना कोई वहां धात्विक परमाणु जरूर होगा। और लवण में हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि धात्विक परमाणु की संयोजकता, धात्विक परमाणु की संयोजकता से, धात्विक परमाणु की संयोजकता से यौगिक, धात्विक परमाणु की संयोजकता से लवण की संयोजकता निर्धारित होती है। बच्चों ध्यान रखना है कि अगर लवण है तो उस लवण के स्थिति में जो धात्विक परमाणु, जो धातु होता है, उसी की संयोजकता जो है उस लवण की संयोजकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास पहला एग्जाम्पल हो जाए NaCl। तो NaCl है क्या भाई, ये एक सॉल्ट है, ये एक लवण है। इस सॉल्ट, इस लवण की जो संयोजकता होगी, जो इसकी संयोजकता होगी, संयोजकता
इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो जो इसमें धातु है उसी की संयोजकता, धातु कौन है? सोडियम, संयोजकता 1 हो जाएगी, राइट। यहां से हम लोग बात करें एग्जांपल नंबर 2 की, आपके पास AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और यहाँ पे BaCl2 बैरियम क्लोराइड, आपको यहाँ पे दिया गया है MgI2 मैग्नीशियम आयोडाइड ETC, ये सभी, या BaSO4 ZnSO4 इत्यादि, ये सभी आपको लवण दिए गए हैं और इन सभी लवण की संयोजकता कितनी होगी, कैसे होगी, आप इसको एग्जांपल नंबर 2 लिख करके उसके सामने AlCl3 का 3, इसका 2 ऐसे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ताकि मैं यहाँ से देखूंगा कि आप जो संयोजकता निकाल रहे हैं आप सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। ये हम लोग वहां मिलने के बाद पता चलेगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, जो आपकी संयोजकता होती है, जो यहाँ से तुल्यांकी भार ज्ञात करने में यूज किया जाता है उपयोग, इसे हम लोग अंग्रेजी में वैलेंसी फैक्टर जिसे VF या N फैक्टर NF द्वारा भी लिखा जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। N फैक्टर मतलब NF भी कहा जाता है। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि जो हम लोग यहाँ वैलेंसी यूज करते हैं, उस वैलेंसी को वैलेंसी फैक्टर VF या NF कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं तो नॉर्मलता। तो जैसा कि हम लोगों ने नॉर्मलता में कितने फॉर्मूले, कितने सूत्र हमने देखे, तो नॉर्मलता के आपको 3 सूत्र देखने को मिले। पहला यहाँ जो मिला आपको ये दूसरा है, और यहाँ जो आपको मिला ये तीसरा है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जो नॉर्मलता है वो ऐसे निकलेगा ही नहीं, जब तक कुछ ना कुछ नहीं डालेंगे निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब नॉर्मलता को निकालने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है? तो पहले पीछे से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि सबसे पहले हमें ज्ञात करनी होती है तुल्यांकी भार। जब हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेते हैं तो हमें निकलता है ग्राम समतुल्यांक, क्योंकि तुल्यांकी भार जब तक निकालेंगे नहीं ग्राम समतुल्यांक जाएंगे नहीं, ग्राम समतुल्यांक जाएंगे नहीं तो यहाँ से हम लोग नॉर्मलता को आएंगे नहीं। और ये सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना है, तो ध्यान ये रखना है संयोजकता का, जो कि अम्ल के लिए क्षारीयता से प्राप्त होता है और क्षार के लिए अम्लीयता से प्राप्त होता है। इस कंडीशन में क्षारीयता क्या होता है यहाँ मैंने आपको समझाया है। ठीक उसी प्रकार से अम्लीयता क्या होता है क्षार के लिए यहाँ मैंने समझाया है, जिसके लिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात किए हैं बाबू तो लवण की, और इस लवण के बाद हम लोगों ने देखा है कि जो हमारी संयोजकता है वो वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर भी कही जाती है, जिसे संक्षेप में शॉर्ट में VF या NF द्वारा सूचित करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये नॉर्मलिटी कंप्लीट हुआ, लेकिन कैसे हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करें? क्या सिर्फ थ्योरेटिकल से प्रैक्टिस हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो आइए इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आप वीडियो को 10 सेकेंड 15 सेकेंड पीछे स्किप करके, पीछे जा करके रिवर्स जाकर आप इसे स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने जैसा कि बोल रखा है कि सभी लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इसी नॉर्मलिटी, इसी नॉर्मलता के ऊपर ये कैसे ज्ञात करें भाई, कैसे पता चलेगा? एक क्वेश्चन देता है बच्चों ध्यान दे रही होगी। क्वेश्चन है कि 5.85, चलो थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, जिसे हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम होगी देखने में, वो क्या करेगा वीडियो को 720 पे ले जा करके, सब वीडियो क्वालिटी 720 है या 360 है, आप वहां ले जाकर के छोड़ेंगे तो आपको विजिबिलिटी क्लियर दिखेगी। तो 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड
ध्यान देना, ये वही सोडियम क्लोराइड है जिसके बारे में अभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए हैं। 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 400 मिलीलीटर के विलयन में 400 मिलीलीटर के विलयन में घोला गया है। ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुत टफ भी है अगर आप नहीं समझ पाए तो, इसलिए ध्यान से देखना। ये 5.58 ग्राम NaCl को 400 ml विलयन में घोला गया है। तो उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। ध्यान से देखो, नॉर्मलता कैसे ज्ञात करना है भाई, सबसे पहले मुझे बताओ। तो नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए, तो वो क्या चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए। और जब तुल्यांकी भार निकालोगे तो तुम्हें ग्राम समतुल्यांक निकलेगा, और जब ग्राम समतुल्यांक निकलेगा तब जाकर आपकी नॉर्मलता निकलेगी। कंटिन्यू है, राइट ना? एनी प्रॉब्लम? ओके, देन कंटिन्यू। सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या करना होता है, तो सबसे पहले पूछना होता है दिया है मतलब गिवन क्या है भाई। जब गिवन पता चलेगा तो देखो यहाँ जो है हमें दिया हुआ है द्रव्यमान। क्वेश्चन में क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है सोडियम क्लोराइड का, वो है 5.58 ग्राम, राइट। ये सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों आयतन दिया हुआ है आपके पास, वो आयतन है किसका भाई, तो विलयन का आयतन है जो 400 मिलीलीटर है। हमें नॉर्मलिटी फाइंड करने में, नॉर्मलता ज्ञात करने में विलयन का आयतन लीटर में रखना होता है, इसलिए हम 1000 से भाग देकर डायरेक्ट हम लोग इसको लीटर में बदल देंगे तो 0.4 लीटर आएगा। ये दो चीज क्वेश्चन में गिवन है। अब तीसरा चीज जो है हमें देखना है कि देखो ध्यान से, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 3 लगाते हैं। मैंने बोला था कि जब हम लोग को नॉर्मलिटी फाइंड करनी है तो कहां से लेना होगा, पीछे से लेना होगा। इसका मतलब कि जो हमें देखना है ना, तो हमें देखना है पीछे से जब हम लेना स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार वो कैसे निकलता है, आणविक द्रव्यमान बटा का संयोजकता। इसका मतलब कि आणविक द्रव्यमान हमें पता करना होगा। आणविक द्रव्यमान बटा का संयोजकता। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, संयोजकता यहाँ है, कोई बीच में छोड़कर मत भागना और पीटेंगे। देखो आणविक द्रव्यमान बटा का संयोजकता। आणविक द्रव्यमान होता क्या है, तो जो यौगिक होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का योगफल होता है, उसका जोड़ होता है। तो देखो यहाँ एक परमाणु है सोडियम, सोडियम का सोडियम एक परमाणु है, उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 23, और जो क्लोरीन दूसरा परमाणु है इसका परमाणु द्रव्यमान वहां लिखा हुआ है, कितना होता है, 35.5 होता है। बटा में तुमको मैंने बोला है ये सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले बोलो सभी लोग ये है क्या, तो ये जो है क्या है बच्चों, एक लवण है। और लवण की जो संयोजकता होती है उसमें धात्विक परमाणु की संयोजकता, जो लवण की संयोजकता होती है धात्विक परमाणु की संयोजकता से निर्धारित होती है। इसका मतलब धातु में हमारे पास कौन है, सोडियम, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसलिए डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए दोनों का योग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58.5 बटा में 1। इसका मतलब कि जो बटा में 1 है मतलब फाइनली हो जाएगा 58.5 ग्राम। ये क्या है भाई, तो ये आपका तुल्यांकी भार है। क्या है जी, ये तुल्यांकी भार है। और तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार का जो मात्रक होता है बच्चों,
तुल्यांकी भार का जो मात्रक होता है, मात्रक, वो मात्रक होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे इनवर्स होता है, ठीक है। ग्राम प्रति समतुल्यांक, ग्राम प्रति समतुल्यांक, ग्राम प्रति समतुल्यांक होता है। तो यहाँ से जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्राम प्रति समतुल्यांक होता है, बच्चों यहाँ के बाद हम लोग बात करते हैं तुल्यांकी भार पता कर लिए। अब तुल्यांकी भार कैसे निकला है तो यहाँ आपको दिखा, जैसे ही तुल्यांकी भार निकला हम इस फॉर्मूले को रखेंगे, इस फॉर्मूले को रखने वाले हैं, इरेज इसको करने वाले हैं, इसे इरेज करने वाले हैं। देखिए हम लोग उस क्वेश्चन को अब बनाते हैं और बना करके देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों देखो, सबसे पहले पीछे से लिए तीसरा देने से हमें क्या निकला, तुल्यांकी भार निकला है। तुल्यांकी भार जब निकल गया तो बच्चों यहाँ से आपको ध्यान देने योग्य है कि अब क्या निकालना है, ग्राम समतुल्यांक। और आपका ग्राम समतुल्यांक कहता है, क्या कहता है भाई, जो ग्राम समतुल्यांक है वो ग्राम समतुल्यांक कहता है ग्राम में भार, ग्राम में भार बटा का तुल्यांकी भार, ग्राम में भार बटा का तुल्यांकी भार। देखो क्वेश्चन में ग्राम में भार दिया हुआ है, ग्राम में भार कितना दिया है, 5.85 ग्राम। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 5.58 ग्राम बटा का तुल्यांकी भार जो है 58.5 है, 58.5 ग्राम प्रति का मतलब हो जाएगा, प्रति का मतलब इनवर्स यही कर देते हैं, ग्राम समतुल्यांक इनवर्स। बच्चों ग्राम से ग्राम कटेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, नीचे आएगा 100, ऊपर जाएगा 10, मतलब ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो आया जो ग्राम समतुल्यांक है, ग्राम समतुल्यांक जो आया 0.1 आया। ग्राम समतुल्यांक कितना आया, 0.1। क्या तुम्हारा नॉर्मलिटी निकल गया? ओके बच्चों देखो, नॉर्मलिटी जो है इसको संक्षेप में हम लोग L द्वारा डिनोट करते हैं, बड़े L द्वारा। ग्राम समतुल्यांकों की संख्या हम यहाँ प्राप्त कर लेते हैं 0.1, तो लिखेंगे हम यहाँ 0.1। ऊपर है ग्राम समतुल्यांकों की संख्या है, मात्रक हो जाएगा ग्राम समतुल्यांक ही हो जाएगा। देखते रहना क्योंकि मात्रक भी बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर देते हैं, मात्रक को छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मात्रक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मात्रक ही मेन होता है, उसे ही शुरू से लेकर लास्ट तक पकड़ के चलना होता है। अब देखो विलयन का जो आयतन है वो कहाँ है, लीटर में, यहाँ है 0.4 लीटर, तो आएगा 0.4 लीटर। बच्चों आप खुद बताओ 1/4 ऊपर हो जाएगा ग्राम समतुल्यांक, ग्राम समतुल्यांक, और नीचे लीटर है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा। बच्चों देखो ग्राम समतुल्यांक जो है इसे हम लोग संक्षेप में G इक्विवेलेंट कहते हैं, G इक्विवेलेंट कहते हैं। और जो लीटर है वो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स, मतलब G इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 0.025, राइट ना, 0.25। यहाँ से जब 0.25 आया, ये क्या है बाबू, आपका नॉर्मल का है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अरे यार कहीं डाउट होने ही नहीं देंगे, इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें प्यार से और मुझे बताएं कि सर मुझे समझ नहीं आया। मैं आपके लिए फिर से दूसरा वीडियो बना करके आपको पर्सनली लाइव क्लास वीडियो पे ले करके मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। यहाँ आप देखिए नॉर्मलिटी जो है इसमें कुछ संक्षेपित वर्ड है, इसको यहाँ लिखते हैं, संक्षेप को समझनी है। देखो ध्यान से, नॉर्मलिटी आपको लिखे, जिसे आप कहते हैं नॉर्मलता,
नॉर्मलता को संक्षेप में n लिख दो। अगर कोई तुम्हें कहता है तुल्यांक की भार, क्या कहता है बच्चों? तुल्यांक की भार अंग्रेजी में होता है इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। अब जिसे हम लोग संक्षेप में लिखते हैं इक्विवेलेंट मतलब EQ। इक्विवेलेंट का मतलब EQ, वेट का मतलब होता है बच्चों WP। ये ध्यान रखना, संक्षेपित शब्द है, बार बार हम लोग इसी का यूज करेंगे। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट होता है, जिसे EQ WP लिखते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज। अब आते हैं हम लोग ग्राम समतुल्यांक को G फॉर ग्राम, यहाँ लिखेंगे हम ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं बच्चों। इसे संक्षेप में सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं GEQ। तो आइए हम लोग इनकी मदद से मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है कि जो हमारी संयोजकता होती है बच्चों, क्या होती है? संयोजकता। जो संयोजकता होती है इसे वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंसी फैक्टर, जिसे संक्षेप में VF या NF द्वारा सूचित किया जाता है। और जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कि VF और NF किसी धातु के लिए, किसी अम्ल के लिए, किसी तत्व के लिए, किसी क्षार के लिए, किसी लवण के लिए या किसी के लिए कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने बता रखा है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं नॉर्मलिटी का जो सूत्र है, तीनों फॉर्मूला जो है कैसे संक्षेप में लिखेंगे। तो बच्चों देखो, हम बता चुके हैं कि जो नॉर्मलता है उसे कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। तो हम लोग लिखेंगे कि ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को संक्षेप में लिखते हैं GEQ। क्योंकि जो ग्राम समतुल्यांक है वो क्या होता है? GEQ हो गया। और जो यहाँ आयतन होता है बच्चों, चलो ये भी मैं ही बता देता हूँ भाई। आयतन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम, इसको V कहते हैं। क्या कहते हैं? V। देखो N = GEQ/V। ये पहला फॉर्मूला हमारा बना, फॉर्मूला नंबर 1। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले की कि भाई GEQ कैसे निकलेगा? GEQ कैसे निकलेगा? तो ये GEQ कैसे निकलेगा? तो GEQ कैसे निकलेगा? यहाँ होगा हम GEQ क्या है भाई? ग्राम समतुल्यांक है। ग्राम समतुल्यांक कैसे निकलता है? ग्राम में भार बटा का तुल्यांक की भार। मतलब हो जाएगा कि भार जो होता है उसको वेट WT लिखते हैं। चलो यहाँ एक चीज और बता देते हैं, जो वेट WEIGHT वेट W होता है, इसे हम लोग भार कहते हैं। ये देखो यही कोड वर्ड है, इसी कोड वर्ड पे संक्षेप बना रहे हैं। तो जो ग्राम समतुल्यांक है हो जाएगा WT अपॉन EQWT। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ, जो हमारा वहां दूसरा नंबर था उसको संक्षेप में लिखेना। तीसरा फॉर्मूला है लास्ट फॉर्मूला। ये जो हमारे पास EQWT है, EQWT वो कैसे निकलेगा भाई? तो EQWT है क्या? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? तुल्यांकी भार कैसे निकलता है जी? तो आणविक द्रव्यमान बटा का संयोजकता, मतलब हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास M मास अपॉन संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग फैक्टर या नॉर्मेटिव फैक्टर NF या PF होता है। बच्चों जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक ये तीसरा देखा, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलता प्राप्त करने के लिए, नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए लेना कहाँ से है? अरे कहाँ से लेना है भाई? पीछे से लेना है। स्टार्ट कहाँ से करनी है? लेने की शुरुआत जो है वो पीछे से होनी है, और वहां से हम लोग 1 by 1 नॉर्मल याद करेंगे। तो यहाँ तक जो रहा वो आपका नॉर्मलता रहा। अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोले कि जो नॉर्मलता का मात्रक होता है वो ग्राम समतुल्यांक प्रति लीटर होता है। ग्राम समतुल्यांक
GEQ का इन्वर्स होता है, ये ध्यान रखें। और यहाँ के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि आप मेरे इस वीडियो से आपको नॉर्मलता ज्ञात करने में हेल्प मिला, अगर आपको ऐसा लगता है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपने तक इस वीडियो को बिल्कुल नहीं रखें, कि ये जो वीडियो है वो आप तक नहीं बल्कि और आगे जाने के लिए बनाया है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसका लिंक जो है पेस्ट करके स्टेटस लगाएं, फेसबुक में किसी भी तरह से आप पब्लिश करें, जिससे कि आप और आपके अन्य दोस्त जो हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपका फिर से वेलकम करेंगे एक अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।